उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर से लेकर के हिमालय, नीचे में समुद्र तक थे, जितना भी यह फैला हुआ है उपमहाद्वीप क्या है, भारतवर्ष के नाम से जाना था। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। भारत जो है एक कबीले में रहने वाले लोगों का समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका उल्लेख किसका मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी जो थे इसे क्या बोलते थे? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, क्योंकि सिंधु नदी है भारत में, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। जिसे वे सिंधु न कहकर क्या करते थे? हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। मतलब सिंधु नदी के नाम से हिंदू जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे क्या बोलते थे? इंदे, और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह शब्द भी फारसी शब्द किससे बना है? हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। याद रखिएगा, देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटने का काम कौन करता है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला, तो याद रखिएगा देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है कौन? विंध्य पर्वत श्रृंखला। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की, और दक्षिण में द्रविड़, द से दक्षिण, द से द्रविड़, तो दक्षिण में कौन सा भाषाएं बोली जाती है? द्रविड़ परिवार की भाषाएं। और उत्तर में इंडो यूरोपीय, उत्तर में इंडो यूरोपीय। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है किस तरह के नस्लों के लोगों से होता था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलियाइड। याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलियड। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 तरह के हैं जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले, पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से भारत के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिली थी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा? वेद, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास है। वेद व्यास, याद रखिएगा। तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। वेद के रचनाकार कौन है? वेद के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है किसका उपदेश देता है? वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। भारतीय परंपरा है जो है वेदों को क्या मानती है? नित्य तथा अपौरुष, नित्य तथा अपौरुष मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्रम से भी याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता। इन चारों वेदों को क्या बोलते हैं? संहिता कहते हैं। पहले ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित है 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्री। ऋग्वेद
तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्री। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, भगवान के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। याद रखिएगा। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। याद रखें, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेद के विश्वामित्र। अब वेद के रचयिता कौन है? कृष्णदेवरायन वेद व्यास। और ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। और तीसरे मंडल में, टोटल 10 मंडल है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा, सावित्री गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। गायत्री था सावित्री, गायत्री था सावित्री। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के कैमे मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल है। 9वें मंडल में इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोलते हैं? खिल। 10 मंडल है जिसमें 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। 9वें मंडल में सोम देवता और तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा? 10वां मंडल। ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल। नदी स्तुति सूक्त बोले तो नदियों की प्रशंसा। पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र। नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन संबंधित विभिन्न अनुमान। सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है 10वां। इसमें जो है नदी स्तुति बोले तो नदियों की प्रशंसा। पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र। नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान एवं सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक भी सम्मिलित हैं। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। याद रखिएगा, चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, पुरुष जो है ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न है। बोले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तब ब्राह्मण हो जाएगा मुख से, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। याद रखिएगा। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता, शब्द का संबंध गाय से है। कह रहा है ऋग्वेद में अधन्य किसके लिए प्रयोग हुआ था? गाय के लिए। ऋग्वेद में क्वेश्चन बहुत पूछेगा, ऋग्वेद में अधन्य किसके लिए हुआ था? गाय के लिए, जिसका वध नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख है या नहीं है? नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। अब ईसा पूर्व या ईस्वी, वर्तमान में प्रचलित ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, इसी को बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलिए, ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्प पर आधारित है। जैसे में ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व बोले तो बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 463 ईसा पूर्व में हुई थी, एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, थोड़ा उल्टा चलता था पहले, 5 4 3 2 ऐसे। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन। ईसा मसीह के जन्म तिथि से क्या हुआ था? सन ईस्वी सन कहलाया था। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता था। लैटिन भाषा के शब्द एडी भी लिखा जाता है, जैसे यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट आर्थर। द अर्ली हिस्ट्री, अर्ली मतलब सुबह, जल्दी जल्दी अगर सुबह उठ जाते हैं तो क्या होता है? थर थर कांपने लगते हैं। द अर्ली हिस्ट्री विंसेंट आर्थर। याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट आर्थर 1904 में सुव्यवस्थित इतिहास लिखा था। इस पुस्तक के 1/3 मार्ग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इतना बड़ा खतरनाक आक्रमण किया था। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन करने वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था।
उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन को एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। कह रहा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में जो पुस्तक लिखा गया था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, उसमें क्या कहा था कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है, याद रखिएगा। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद। अब वामन अवतार क्या है? वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत का उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में क्या? उपेंद्र, याद रखिएगा। वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? उपेंद्र। वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से? उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, याद रखिएगा, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए पूरी 200। अग्नि जब जलता है तब पूरा जलता है, इसलिए पूरा 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, याद रखिएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद, ऋग्वेद खत्म हो गया। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यु कहते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यु, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यु। इसमें मंत्रों, देखिए इसमें क्या है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब मंत्रों और नियमों रहना चाहिए। कोई भी रीति रिवाज रहे जिसमें मंत्र और नियम रहेगा तो यह यजुर्वेद में रहता था। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यु कहते थे। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन किया था। सही बात है, जितना भी नियम था, मंत्र था, सब किसमें था? यजुर्वेद में था। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान ऊपर पढ़ किए थे। बलिदान, देखिए, बलि के समय अनुपालन नियमों, तो बलिदान विधि किसमें है? यजुर्वेद में, याद रखिएगा। बलिदान विधि भी किसमें? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य मतलब एक होता है कहानी, एक होता है कविता। तो ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो किसमें है? गद्य एवं पद्य दोनों में, यजुर्वेद। कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। ये पूछ सकता है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, बोले तो मंत्रों का संकलन है। कह रहा है यज्ञों के समय गाए जाने वाले, अब साम का अर्थ है गान, तो गाना होना ही होगा, तो गाए जाने वाले ऋचाओं का, बोले तो मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता क्या बोलते हैं? उदात्री। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। ऋग्वेद को होत्री, यजुर्वेद को अधर्व्यु और सामवेद को उदात्री। सामवेद को उदात्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। सामवेद में कितने सूक्त हैं? 1810, जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किससे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, याद रखिएगा। बीच वाले जो 2 वेद हैं, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, मतलब उससे भी पुराना है। ऋग्वेद में जो मंत्र है उससे भी पुराना वेद है कुछ इसमें, अथर्ववेद में। औषधों के आधार, औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। औषधियाँ बोले तो दवा, जहर, ये सब क्या अथर्ववेद में ही मिलेगा। भूत पिशाच करा, औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त,
अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है? पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है? पृथ्वी सूक्त। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का कहन बोले तो खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को किसमें रखा गया? अथर्ववेद में दिया गया। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया? कुरुओं का राजा। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया? कुरुओं का राजा। तथा कुरु देश की समृद्धि की का अच्छा विवरण चित्रण मिलता है। तथा कुरु जो है देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। किसमें? अथर्ववेद में ही कह रहा है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें? अथर्ववेद में। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। याद रखिएगा, साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 शाखाओं में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद को 2 में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्य दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा विजय सेन संहिता की शाखाएं हैं। करा मध्यम दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद, मध्यम दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा विजय सेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। कह रहा कि शुक्ल यजुर्वेद में मध्य दिन, काण्व और विजयसेन संहिता की शाखाएं हैं और वही कृष्ण यजुर्वेद में काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। कह रहा कौथुम, रामायणीय तथा एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पैंपालाद हैं। अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी है? सौनक और पैंपलाद। अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी है? सौनक और पैंपालाद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब है ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता के पश्चात जो है ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिक के ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से है? ऐत्रेय और कौशिक के। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशिक की। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ याद रखिएगा। यजुर्वेद के तैत्तिरीय, यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के पंचवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। कह रहा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। कहानी में प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे प्रत्येक, ये बगल वाले सारणी में प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के पंचविश, अथर्ववेद के गौपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। याद रखिएगा, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान का वर्णन होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं।
शतपथ में गंधार, शैल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में शतपथ किसका है? यजुर्वेद का। शतपथ किसका है? यजुर्वेद का। तो शतपथ में गंधार, शैल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद क्या है? शतपथ ब्राह्मण। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद क्या है? शतपथ ब्राह्मण। पीछे भी पढ़े थे। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। मूलभूत उपनिषद, टोटल 108 उपनिषद है। मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितना रखा गया? 13। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो याद रखिएगा, किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख किसे मिलता है? ज्वालोपनिषद में। चारों आश्रमों का उल्लेख किसे मिलता है? ज्वालोपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति है। याद रखिएगा, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक क्या है? मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा? मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह क्या है? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांत एवं सूक्त। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। ये हैं शिक्षा, उच्च आचरण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। याद रखिएगा, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा? गौतम धर्म सूत्र। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण, वायु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण, विष्णु भगवान के जो शर्त हैं उसमें मौर्य पहनते थे वो, तो विष्णु पुराण मौर्य से। मत्स्य, आंध्र से मत्स्य आता है, तो याद रखिएगा, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन। वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण, वायु में कोई भी चीज़ रहता है तो गुप्त हो जाता है, तो वायु पुराण गुप्त वंश। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराणों में। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं। तब पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मन एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 18 पुराणों में राजाओं की वंशावली कितने पुराणों में पाई जाती है? 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली 5 पुराणों में। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है।
पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन सा? मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन सा? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण किस में लिखे गए हैं? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करता था? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है। तो याद रखिएगा, राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण किसे मिलता है? तो यह अग्नि पुराण हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अग्नि पुराण में। राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण अग्नि पुराण में। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बौद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। बौद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी किसमें है? जातक में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें है? जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। याद रखिएगा, कथा वस्तु किसका ग्रंथ है? हीनयान का। कथा वस्तु किसका है? हीनयान का। जिसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। कथा वस्तु में किसकी कथा है? महात्मा बुद्ध की। किसका है? हीनयान का। तो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों में वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन धर्म में भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों जैन धर्म के भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15 और प्रकरण 180। प्रकरण 180, तो 15 अधिकरण और प्रकरण 180 हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अनुवादक है जिसके शाम शास्त्री। अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? शाम शास्त्री। अर्थशास्त्र तसाम शास्त्री तशास्त्री शाम शास्त्री। अर्थशास्त्र शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। कह रहा कल्हण में राजतरंगिणी में 8 सर्ग जिसे क्या? तरंगों की संज्ञा दी गई है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। किसमें? राजतरंगिणी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन किसे मिलता है? राजतरंगिणी में। कश्मीर के शासकों का वर्णन कश्मीर राजतरंगिणी में। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा के लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों के सिंध विजय का वृतांत किसे मिलता है? चचनामा में। अरब जो आए थे वो सिंध विजय पर जीत का वृतांत किसे मिलता है? चचनामा में। जिसके लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अली अहमद। चचनामा अली अहमद। अष्टध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है अष्टाध्यायी से। याद रखिए, राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी किससे प्राप्त होती है? अष्टाध्यायी से। राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी किससे प्राप्त होती है? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्याय में सबसे पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? अष्टाध्याय में। सबसे पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ अष्टाध्याय में। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता किसकी है? कात्यायन की। गार्गी संहिता किसकी है? कात्यायन की। एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ किसकी है? कात्यायन की। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्पमित्र शुंग के। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के। पतंजलि वाला वैसे भी हम लोग मित्र बना लेते हैं उसको, तो पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ।
यूनानी रोमन लेखक, यूनान से जो लोग आए थे सबसे पहले, विदेशी यात्री जो आए हैं वो भी हमें बहुत कुछ बताएं कि यहाँ ये है, तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कहाँ का था? ईरान का। टेसियस कहाँ का था? ईरान का। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेसियस कहाँ का था? ईरान का। हेरोडोटस, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था। इतिहास का पिता हेरोडोटस, इसने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस बोले तो ईरान के संबंध का वर्णन किया, किंतु इसका भी विवरण अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित था। फिर भी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिका की पुस्तक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका था हेरोडोटस, हिस्टोरिका था हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकर, आनेक्सिक्रिस्टस और अरिस्टोबुलस था। सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन थे? निर्याकस, आनेस्रिक्टस और अरिस्टोबुलस। सिकंदर, आनेस्रिक्टस और अरिस्टोबुलस था। अधिक विवरण प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ जो आया था मेगास्थनीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का ही दामाद बना था ये सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज की संस्कृति के बारे में बताया। मेगास्थनीज मौर्य युग में आया था तो मौर्य युग के बारे में बताएगा, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस किसका राजदूत था? अंतियोकस, अंतियोकस का। डाइमेकस किसका राजदूत था? अंतियोकस का। डाइमेकस किसका राजदूत था? अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। जो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसका विवरण किससे? मौर्य युग से संबंधित है। डाइमेकस, ये अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायनोसियस किसका था? फिलाडेल्फस। डायनोसियस था फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार आया था। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के। डायनोसियस अशोक के। डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था, और ये फिलाडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी। देखिए हम लोग नेचुरल से हम लोग बहुत ज़्यादा पीले हुए हैं, तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के विवरण का मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये पुस्तक कौन लिख दिया पता ही नहीं चल रहा। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, यह लेखक करीब 80 वर्ष पूर्व हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। चीनी लेखक फाहियान, चीनी लेखक फाहियान। चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। याद रखिएगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी लेखक फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। फाहियान जो है आया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक। फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्षों तक। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। कह रहा संयुगन जो है 1518 में आया, और 3 वर्ष में इसने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां मतलब एकत्रित की थी, बौद्ध धर्म की जानकारी ले गई थी। हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भरा था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में बनाया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। हेनसांग जो है 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा था। वह सबसे पहले कहाँ आया था? कपीसा आया था। लगभग 15 वर्षों तक ठहर कर 645 में चीन लौट गया था। तो हेनसांग 629 में चीन से यहाँ आया था, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहकर वह 645 में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी में है। हेनसांग का भ्रमण वृत्तांत किसे मिलता है? सियुकी में। हेनसांग का भ्रमण वृत्तांत किसे मिलता है? सियुकी में नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का वर्णन है।
इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया था। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार सिंध का राजा क्या था? शूद्र था। ह्वेन-सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेन-सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेन-सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेन-सांग जब अध्ययन करने आया था 630 से 645 में, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह विश्वविद्यालय जो किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था। अरबी लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ। अल-बरूनी महमूद गजनवी, गज मतलब हाथी, हाथी अलवला जाता था, गजनवी अलवला गया था। अल-बरूनी महमूद गजनी, अल-बरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत था। अल-बरूनी ख्वारिज़्म या खी बोले तो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल-बरूनी कहाँ का था? तुर्कमेनिस्तान का। अल-बरूनी कहाँ का था? तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद बोले तो भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। इसी को तहकीक ए हिंद को ही भारत की खोज कहते हैं। तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के लेखक अल-बरूनी आज भी इतिहासकारों में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति एवं पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किसे मिलता है? रेहला में। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किसे मिलता है? रेहला में। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता था। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। याद रखिएगा, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को, यह अरबी भाषा में लिखा गया था। इसका वृत्तांत क्या था? रेहला। इसका वृत्तांत क्या था? रेहला। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। तिब्बती, तारानाथ तिब्बती, तारानाथ तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर और तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। कंगियूर तंगियूर तारानाथ। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडेय देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर आया था? पांडेय देश की यात्रा पर। मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर आया था? पांडेय देश की यात्रा पर। इसका विवरण पांडेय इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो जो है यह पांडेय देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडेय इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से आपको क्या भारत के बारे में पता चला था? तो भारतीय पुरातत्व का पितामह कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पितामह कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर री, A.H. लोमहर्स्ट, रॉबर्ट और सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों को उत्खनन करता संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व के पितामह कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन लोगों ने भट्टीपोरलू, घंटासलू, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी। 1400 ईस्वी के पूर्व अभिलेख वोगाज कोई बोले तो जैसे एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्ते बोले तो अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो वोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर, वोगाज कोई एशिया माइनर उसे बोलते हैं। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख वोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्ते अश्वनी कुमार के मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोटस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भागवत धर्म बोले तो वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण किसमें? यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर बोले तो विदिशा गरुड़ स्तंभ से मिलता है। याद रखिएगा,
हेलियोडोरस के वेश नगर विदिशा करोड़ों स्थल से किसकी जानकारी मिलती है? तब भगवत धर्म की। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी, भारत बहुत बड़ा है तो हाथी भी बहुत बड़ा है, तो भारतवर्ष हाथी गुम्फा, भारतवर्ष हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम धुरभिज की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। धुरभिज की जानकारी कौन दिया था? सोहगौरा। धुरभिज की जानकारी देने वाले कौन सा? सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरन अभिलेख, जो जिसके शासक कौन है? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, हून आक्रमण, तो हून जब आक्रमण किया था तो भीतरे किया था, तो भीतरी स्तंभ लेख। हून आक्रमण, तो हून आक्रमण किया था भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, तो जिसे क्या? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। एरन अभिलेख के शासक कौन था? भानुगुप्त। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य बोलेगा तो एरन अभिलेख, भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख। मंद मतलब धीमा रेशम बुनता था, तो रेशम बुनकर मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम के ग्रतवास गड्ढा घर का रहस्य मिलता है। कश्मीरी में इतना बम फुटते रहता है कि बुर्ज होम जो है गड्ढा उड्ढा हो जाता है, तो बुर्ज होम बोले तो गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। पूरा स्थल किसको बोलते हैं? जहाँ औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। सर्वप्रथम प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को क्या बोलते थे? आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को क्या बोलते थे? आहत सिक्के। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया है। इसी को साहित्य में क्या कहा गया? कसारपन। इसी को साहित्य में क्या गया? कसारपन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक, याद रखिएगा, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन किया था? यवन शासक। कुछ अभिलेख और उसके शासक हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहते कलिंग राजा खारवेल। तर हाथी को ही कलिंग नाम रहता था हाथी का। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख, तो गिरनार तो गिरेगा क्या? दामन गिरेगा, तो रुद्र दामन। जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख रुद्र दामन, जूनागढ़िया गिरनार रुद्र दामन। नासिक से बल, नाक से बल लगाएगा तो बलश्री, गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयागराज में नदियों का संगम है, बोले तो समुद्र उसमें मिलता है, तो प्रयागराज में समुद्रगुप्त। प्रयागराज स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयागराज स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ए होल अभिलेख, होल हो जाता जब केस हम लोगों का टूट जाता है तो वहाँ पे होल हो जाता था। ए होल पुलकेशिन द्वितीय। ए होल पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो बर्मन। मंदसौर, मंद मतलब धीमा यश आएगा, धीमा क्या आएगा? यश आएगा, तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो बर्मन। ग्वालियर अभिलेख ग्वालियर मतलब गली में भोज होगा, गली में क्या होगा? भोज होगा, तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख तो स्कंदगुप्त। भीतरे में जूनागढ़ है तो यानी कि स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा, अगर किसी को आप पाड़ देते हैं यानी कि आप विजय हो गए हैं, तो देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों को उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त बीना बजाती हुई मुद्राओं वाले सिक्के किसके मिलते थे? समुद्रगुप्त के। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट है। रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? अरिकमेडु से। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? अरिकमेडु से। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, बोले तो स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार है। मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित हुआ। सबसे पहले भारत का संबंध किससे था? स्वर्ण भूमि, वर्तमान में जो म्यांमार है, म्यांमार को क्या बोलते हैं? स्वर्ण भूमि। मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए थे।